ये बताइए, क्रांतियों को इतिहास का इंजन क्यों कहते हैं? अभी मान लीजिए कुंभ मेले की डेट डिसाइड करनी हो कि अच्छा इस समय लगना है, तो कौन कौन से ग्रह देखे जाएंगे, क्या समझा जाएगा? उत्तर प्रदेश की कुछ 5 ऐसी ऐतिहासिक खूबियां बताइए जो अन्य राज्यों से इसको अलग करती हैं। May I come in, sir? यस प्लीज कम इन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, ma'am. कैसी हैं आप? बढ़िया, कंफर्टेबल? जी मैम। हिंदी में बात करना पसंद करेंगी? जी मैम। ठीक है। अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए और अपने बारे में इस तरह से बताइए जिससे कि हम ये समझ पाएं कि किन विषयों पर हम आपसे बात करें। मैम, मेरा नाम प्रभा पटेल है। मैं संत कबीर नगर जनपद से हूँ और मेरी आरंभिक शिक्षा भी संत कबीर नगर जनपद से हुई है। उसके बाद मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की और उत्तर प्रदेश राशि टंडन विश्वविद्यालय से, मुक्त विश्वविद्यालय से मैंने 2020 में एमए हिस्ट्री में किया है और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। अभी हाल ही में मैंने। ठीक है। कब ज्वाइन किया आपने इस पद पर? मैंने अभी 2 मंथ पहले। अच्छा, मतलब अभी आपके पास बहुत कार्य अनुभव नहीं है वहाँ का? जी मैम। ठीक है। ये बताइए, आपने ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ा? जी मैम। और उसके बाद आपने पीजी हिस्ट्री से किया, ऐसा क्यों? मैम, जब मैं ग्रेजुएशन की उसके बाद मुझे सिविल सेवा में जाने की रुचि बढ़ी। फिर जब मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये सब पढ़ना शुरू किया तो हिस्ट्री में मेरी रुचि बढ़ गई, तो मैंने हिस्ट्री से। मैथ्स पढ़ने में मजा नहीं आया आपको? मैम, हिस्ट्री में ज़्यादा मजा आया। अच्छा, इतिहास में कौन कौन से फेमस गणितज्ञ हुए हैं? भास्कराचार्य हैं और मैम अभी याद नहीं कर पा रही। गणित को भारत का क्या योगदान है? मैम, दशमलव का सिद्धांत, दशमलव की खोज, जीरो का उन्होंने दिया है और एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। गणित की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में ऐसे कौन कौन से लोग हुए हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हो? रामानुजाचार्य। कहाँ के थे? मैम, इंडिया से ही थे। मिला है उनको नोबेल पुरस्कार? श्योर हैं आप? मैम सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये बताइए, जो नोबेल पुरस्कार है वो किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? मैम, मैथ में दिया ही नहीं जाता सर, और इसमें मैथ में नोबेल नहीं, कुछ अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा, एबेल पुरस्कार या कुछ ऐसा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। वैसे और किन किन क्षेत्रों में आपको याद आता है जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? शास्त्र में, भौतिकी में, चिकित्सा क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ठीक है। ये बताइए, एंड ऑफ हिस्ट्री ये किसकी पुस्तक है? एंड ऑफ हिस्ट्री, सॉरी मैम, याद आपको याद नहीं है? फ्रांसिस फुकुयामा का नाम सुना है आपने? किसका मैम? फ्रांसिस फुकुयामा नहीं सुना है? कोई बात नहीं। ये बताइए, क्रांतियों को इतिहास का इंजन क्यों कहते हैं? मैम, क्रांतियों से हमें उस काल के बारे में अनुभव पता चलता है कि क्या, किस कालक्रम में क्या परिस्थितियां, क्या घटनाएं हुई हैं, उसको समझ के हम आगे का भविष्य में कभी ये गलतियां हमसे ना हो, तो इस वजह से कहा जाता है इतिहास। इस वजह से ये कहा जाता है, ये तो शायद इस वजह से कहा जाता है कि जो है इतिहास से हम सीख लेके आगे बढ़ें, इतिहास अपने आप को दोहराता है, इस संदर्भ में कहा जाता है। जी। इंजन का काम क्या होता है किसी भी वाहन में? मैम, ऊर्जा प्रदान करना। ऊर्जा प्रदान करना। हाँ, तो फिर क्रांतियाँ इतिहास का इंजन कैसे होती हैं? अचानक से किसी व्यवस्था को बदल देती हैं। जी। सबसे बड़ी कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं इतिहास में? मैम, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और अब 1857 की, अपने इंडिया में 1857 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन और जो भी गांधीयन एरा में जितने भी आंदोलन हुए हैं। ठीक है। प्रभा जी, क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप उत्तर प्रदेश के किन्हीं 5 सांस्कृतिक प्रतीकों का नाम बता दीजिए, कल्चरल सिंबल्स। मैम, सारनाथ स्तंभ है और आगरा का। सांस्कृतिक पूछ रही हैं? हाँ, सांस्कृतिक। ऐतिहासिक में सॉरी मैम, अभी याद नहीं कर पा रही, कोई बात नहीं। थैंक यू सर। प्रभा जी, अभी आपने जीरो की बात की, तो सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360। 360। क्यों 360 ही क्यों लिया गया? सर, एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो एक मूर्ति, भगवान की एक मूर्ति का
चयन किया गया है। जी सर। किसने बनाया है उसको? अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कहाँ के हैं ये? मैसूर के सर। मैसूर के। कौन से पत्थर, कहाँ के पत्थर इसमें इस्तेमाल किए गए? सर इसमें राजस्थान का संगम मूर्ति की बात हो रही है? मूर्ति की सर कर्नाटक के पत्थरों का यूज करके बनाया गया और राजस्थान का भी कुछ उसमें मतलब पत्थर अच्छा। लिए गए हैं। अच्छा, अभी हाल ही में पेट्रोल पंप पर बहुत भीड़ लग रही थी, क्या कारण था? सर ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल किस वजह से हो रही थी? सर हिट एंड रन एक अधिनियम आया है भारतीय न्याय संहिता के धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन केस में उनको जो भी मोटर वाहन या जो भी कर्मी हैं उनकी वजह से किसी की हत्या या कुछ भी दुर्घटना होती है तो उनको 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना का। तो अभी तक क्या सजा नहीं थी? सर सजा थी 2 साल की अभी तक। इसके पहले जो आईपीसी की तो धारा। आपको क्या लग रहा है, हड़ताल सही है या सरकार का लाया गया अधिनियम सही है? सर इसमें अभी हमको समझना पड़ेगा कि सरकार का नियम तो सही, सरकार लाई है कुछ सोच के ही लाई होगी, लेकिन उसमें इनका भी पक्ष सुनना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी मौसम की वजह से या सड़क सही नहीं है, किसी वजह से दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसमें 10 साल की सजा सजा ज़्यादा उनके लिए है, तो उसके लिए दोनों के बीच थोड़ा समझना पड़ेगा, सहमति की आवश्यकता। अच्छा, आप ये बताइए, आपने हिस्ट्री से एमए किया है? जी सर। महाजनपद काल में जितने भी महाजनपद के बारे में आपने पढ़ा है उनमें से आज भारत में कौन नहीं है, वर्तमान भारत की जो ज्योग्राफी? सॉरी सर याद नहीं आ रहा कौन नहीं है। अच्छा ठीक है। सर गांधार तक्षशिला जो है वो अब हमारे इंडिया में नहीं है। गांधार को उन 16 महाजनपदों में रखा था? तक्षशिला था। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? सर 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ? उज्जैन, प्रयागराज और अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहे हैं। किस कारण से लगता है, क्या इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सर जब असुरों और दानवों के बीच में वो तो छोड़ दीजिए, अभी मान लीजिए कुंभ मेले की डेट डिसाइड करनी हो कि अच्छा इस समय लगना है, तो कौन कौन से ग्रह देखे जाएंगे, क्या समझा जाएगा सर एस्ट्रोलॉजिकली या एस्ट्रोनॉमी के तरफ से देखें तो? सर एग्जैक्ट याद नहीं कर के बारे में रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए, वर्ष में 12 महीने क्यों होते हैं? सॉरी सर। प्रभा जी, आपने इतिहास कहा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है। जी सर। जरा काल निर्धारण कीजिए इतिहास का, हम तीनों को बताइए कि प्राचीन भारत को हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, फिर मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत। सर प्राचीन काल को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में विभाजित किया गया है। तिथि वाइज बताइए जरा। सर पूरा पाषाण काल का भी आप बस बता दीजिए प्राचीन काल यहाँ से यहाँ तक है तिथि। सर प्राचीन काल लगभग 5,00,000 से लेके 5 AD तक, मतलब 5 ईस्वी तक है। 5 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल। एक बार पुनः बताएंगे, मैं नहीं सुन पाया ठीक से। सर 3000 ईसा पूर्व से लेके 5 ईस्वी तक 500 ईस्वी तक का काल कहा जाता है प्राचीन काल। 500 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी तक मध्यकाल और उसके बाद आधुनिक काल वर्तमान। मतलब 1500 ईस्वी के बाद आधुनिक काल प्रारंभ हो जाता है? जी सर। मतलब अगर आप 1500 ईस्वी में अकबर को रखेंगे तो वो आधुनिक काल में आ रहा है? नहीं सर, 15वीं ईस्वी कहने का था। लगभग जब से ब्रिटिश काल का आरंभ हुआ 16वीं शताब्दी से, उसे आधुनिक काल कहा जाता है। कुछ राइटर्स 1750 से आरंभ मानते हैं आधुनिक काल। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज लग रही है, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। अच्छा ये बताइए कि आप तो उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ 5 ऐसी ऐतिहासिक खूबियां बताइए जो अन्य राज्यों से इसको अलग करती हैं। सर यहाँ पे ऐतिहासिक खूबियां बताना है। प्रश्न मैंने आसान कर दिया बहुत। सर इलाहाबाद यहाँ पे ऐतिहासिक काल में एक प्रसिद्ध जगह रहा है। यहाँ पे ब्रिटिश काल का शासन रहा है, राजधानी रही है इलाहाबाद।
और यहाँ से 1857 की क्रांति हुई है। यहाँ उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा योगदान रहा 1857 की क्रांति में। ठीक है। और उसमें कांग्रेस का अधिवेशन भी यहाँ पे लखनऊ और इलाहाबाद, आगरा, कानपुर में हुआ है। और आगरा ऐतिहासिक स्थल भी है यहाँ पे प्रसिद्ध। अच्छा, ये बताइए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि कुकिंग आपकी फेवरेट कार्य है आपका, मतलब, तो कुकिंग के संदर्भ में अगर मैं नेशनल लेवल पे कुछ शेफ्स के नाम आपसे पूछूं, जी सर। किनका नाम लेंगे आप? सर, निशा मधुलिका, पंकज भदौरिया और संजीव कपूर, भरत हैं, और सर अभी याद नहीं कर पा रहे। अच्छा, ठीक है। एक देश एक चुनाव के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी सर। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय ने इसके लिए समिति का गठन किया है, इसकी संभावनाओं को तलाशने के लिए कि कौन सी समिति? अभी सर समिति का नाम नहीं याद है, लेकिन उसके मैंने पढ़ा था तो कि इसके संदर्भ में कोई समिति गठित की गई है कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं चुनाव कराना, उसके बारे में निर्णय लेने के लिए। तो क्या बाकी के जो हमारे नीति आयोग हैं, चुनाव आयोग हैं, इन्होंने इसका समर्थन किया या विरोध किया? सर अभी मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता है कि उन्होंने समर्थन किया कि नहीं, लेकिन अभी का पता नहीं। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी के कई राज्यों में आजकल नगरों का नामकरण किया जा रहा है, बदला जा रहा है नाम। जी। इसका प्रोसेस क्या है? सॉरी सर, याद नहीं। मैं प्रभा जी, आपने आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, इनका नाम सुना है? जी मैम। कौन निर्धारित करता है इनको, और उत्तर प्रदेश में कितने आकांक्षी जिले हैं? मैम, नीति आयोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कितने हैं उत्तर प्रदेश में? आकांक्षी जिले 8 हैं। 8 है। कौन कौन से, किन्हीं 4 के नाम बता दीजिए। मैम, एक है सोनभद्र, ठीक है, और श्रावस्ती है, ठीक है, और एग्जैक्ट याद नहीं कोई कर पा बात रही नहीं। ये बताइए कि क्यों इनका चुनाव किया जाता है? आकांक्षी जिले चुन के क्या किया जाता है वहाँ पर, किस लिए बनाए जाते हैं? मैम, और अन्य जिलों के अकॉर्डिंग ये जिले पिछड़े हुए हैं सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, तो इनको इनके यहाँ के लोगों को सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए आकांक्षी जिला घोषित किया जाता है कि इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो पूरे भारत में कितने जिले बनाए गए हैं आकांक्षी जिले? मैम 116 क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। ये बताइए कि कुकिंग की जो हॉबी है या कुकिंग करने की जो कला है, उससे किसी व्यक्ति में कौन कौन से गुणों का विकास हो सकता है? मैम, इससे तो एक पॉइंट है, मतलब एक हमारे में बजट प्रबंधन का एक कौशल विकसित होता है कि हम लिमिटेड चीज़ों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी साधन नहीं उतने उपलब्ध रहते हैं। एक तो मनी मैनेजमेंट हो गया, और जी मैम, दूसरा मैम रिश्ते उससे प्रगाढ़ हो सकते हैं, जैसे इसको प्रशासन में भी हम यूज कर सकते हैं, घनिष्ठ और वरिष्ठ लोगों के बीच में। ठीक है। और जैसे सर्विस की डिलीवरी करके खुशी होती है, वैसे ही समझिए कुकिंग करके अगर हम अच्छा भोजन बना रहे हैं, उससे लोग प्रसन्न होते हैं, तो उससे भी एक खुशी का, आनंद का, एक उत्सव, आनंद का मतलब एक फीलिंग आती है। आप जिस भी क्षेत्र से आती हैं, वहाँ की फेमस रेसिपीज़ कौन सी हैं? मैम, हमारे यहाँ की फेमस तो डिशेस कौन कौन सी फेमस हैं? मैम, कढ़ी चावल, और अभी तो प्रेजेंट में बाटी चोखा ज़्यादा। ठीक है, ये बताइए, आपने अपने घर में कभी कोई ऐसी डिशेस के नाम सुने हैं या ऐसी डिशेस खाई हैं जो आपके पूर्वज खाते रहे थे लेकिन अब वो लॉस्ट रेसिपीज हो गई हैं, अब नहीं बनती हैं? जी मैम, एक है दाल का दुल्हा। ठीक है। उसको मेरे मतलब बाबा जी लोगों के टाइम में काफ़ी खाया जाता था, लेकिन अब कम चलन में नहीं। ठीक है, अब आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, मुझे ये बताइए कि अगर हमें संरक्षित करना हो अपने खान पान को, अपने फूड को, और लॉस्ट रेसिपीज ना हो, चीज़ें चलती रहें, तो क्या तरीका अपनाया जा सकता है? मैम, उसको हम जागरूक उसके बारे में प्रचारित करें। जागरूकता के लिए अगर हम करते हैं कि इससे हमारे लाभ मिलेंगे, जैसे कोदो सावा
रागी जो भी अनाज, मोटे अनाज, उसके लिए मोटे अनाज का प्रचलन अभी बढ़ा, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना करके ठीक उसके है। बारे में प्रसिद्ध किया गया है। तो ऐसे हम जागरूकता करके उसके लाभों के बारे में बता सकते हैं। ये जो आपने उपाय बताया ना, ये तो एक व्यापक आपने राज्य और जिले और तहसील के स्तर का उपाय बताया। मैं घर में जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में कुछ ऐसी डिशेज हैं जो हमारी परदादी बनाती थी, लेकिन अब हमारी मम्मी नहीं बनाती हैं, और हमारी अगली पीढ़ी उन डिशेस को बनाए, इसको बचाए रखने का क्या उपाय है? मैम, उसके लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि आप इसको सीखिए, घर में सबको बताना पड़ेगा। इतिहास में किसी भी विषय, किसी भी चीज को कैसे संरक्षित किया जाता है? मैम, उसको संग्रहालय में रखा जाता है या उसके बारे में एक संगोष्ठी या करके लोगों को जागरूक किया जाता है। इतिहास, जितना इतिहास हम पढ़ते या समझते हैं वो संग्रहालय या संगोष्ठी से समझते हैं, कुछ लिखा हुआ नहीं उपलब्ध है? मैम, लिखा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि लिख के संरक्षित करने की परंपरा की शुरुआत करनी चाहिए? जी मैम। चलिए, ठीक है, ठीक है प्रभा जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम। बैठिए। थैंक यू मैम। प्रभा जी, कैसा रहा आपका अनुभव हमारे साथ आज? मैम, अच्छा रहा। मैं शायद बहुत अच्छा अभी प्रेजेंट नहीं कर पा रही खुद को। हाँ, कॉन्फिडेंस लो है कुछ। वो इसलिए लो है क्योंकि आपने इतिहास को परास्नातक में अभी एक विषय की तरह पढ़ा है, आपने उसकी बहुत गहरी पढ़ाई अभी की नहीं है, जैसा हमें लगा है ना, क्योंकि आपने डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ाई की है, साथ में आप तैयारी कर रही थी। जी, तो ये कोई भी सामान्य समझ वाला व्यक्ति भी समझ सकता है कि आपने जी, एक स्ट्रेटजी के नाते वो पढ़ाई की है, और जी, जिस वजह से वो गहराई अभी आपके अंदर नहीं है। जी राइट? मैम। मैं सही हूँ? जी हाँ। तो अब इंटरव्यू है आपका 10 तारीख को। जी वो मैम। गहराई तो एक हफ्ते में आ नहीं सकती। जी। कर क्या सकते हैं हम? कर ये सकते हैं कि ईस्वी क्या है, या आप पहली चीज तो ये, जैसे मान लीजिए नहीं याद है, आप तुरंत माफी मांग लीजिए कि सर मैं ये कालक्रम विभाजन अभी नहीं कर पाऊंगी, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। वो सबसे बेहतर तरीका है किसी भी गेस वर्क या गलत जवाब में देने के। ठीक है। दूसरी चीज की सवाल को सुनिए। इतिहास के बारे में हमेशा एक वो जो हमारे दिमाग में एक छपा हुआ है कि इतिहास भूतकाल का अध्ययन है, भूतकाल की गलतियों से सबक लेके भविष्य की योजनाएं तैयार करना। उससे परे आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ क्या रहा है? क्रांतियों को इतिहास का इंजन क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये होता है कि समाज में बड़ा असंतोष है, अचानक से कोई क्रांति होती है और चीजें बदल जाती हैं। वही काम जो किसी वाहन में इंजन का होता है, गति प्रदान करने का। तो क्रांतियां इतिहास में गति प्रदान करती हैं, तो उसलिए वो सवाल पूछा गया था। फिर मैंने जैसे आपसे उत्तर प्रदेश के 5 सांस्कृतिक प्रतीक पूछे। इतनी चीजें हैं, कोई भी 5 चीजें आप बता सकती थी, आप घबराहट के मारे नहीं बता पाई, क्योंकि नहीं पता होना तो सवाल ही नहीं है कि आपको पता ना हो, लेकिन आपको इतनी ज्यादा घबराहट थी तो आप बता नहीं पाई। और आपको घबराहट क्यों है? आपको घबराहट होनी ही नहीं चाहिए। आप एक इतने अच्छे पद पे अभी काम कर रही हैं, ताजा ताजा आप अभी नौकरी में गई हैं, है ना, आपके पास तो वैसे भी खोने के लिए कुछ नहीं है, फिर आपको किस बात का डर है? जी मैम। है ना। यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे पद हैं जो आपको इस स्थिति से बेहतर स्थिति में ले जाएंगे, बाकी तो ऐसे जो शायद आपको मिले तो आप छोड़ भी दें। जी मैम। राइट? तो किस बात का तनाव? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जी मैम। है ना। तुम्हारे पास, आपके पास तो सब कुछ है, तो डरिए मत। अगर आप डरेंगी तो आपका परफॉर्मेंस जो है ना फिर वो खराब हो जाएगा। जी मैम। और ये जो पूरा प्रदर्शन में आपके जो भी ऊपर नीचे हुआ वो सिर्फ आपकी घबराहट की वजह से हुआ। हम तो समझ ये नहीं पा रहे हैं कि क्या हम लोग इतने डरावने लग रहे थे, या आप सोच के आई थी जो चीज़ें वो नहीं पूछी गई, ऐसा क्या हुआ जो आप इतनी घबराई? उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने मैथ पढ़ा है, आपका हक है। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपका हक है। आप रिव्यू ऑफिसर बनेंगी, तय करना आपके ऊपर है। आप उसको छोड़ के कहीं और जाएंगी, आपके ऊपर है। आपसे पूछा जाए कि आप इसको छोड़ के उस नौकरी में है, उसको छोड़ के क्यों आना चाहती हैं, हो सकता पूछा जाए। बताइए कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरी की ओर जाने का प्रयास करता है, और मेरा पहला लक्ष्य यही है। पढ़ाई की प्रक्रिया में जो चीज़ मेरे हाथ में आ गई तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए मैंने उसको ले लिया है, पर मैं अभी भी प्रयासरत हूँ। ये जो चीज़ें डैफ में होती ना, आपकी पर्सनैलिटी की जो पावरफुल चीज़ें उनको दिखाती है कि आप जॉब भी कर रहे हो, आप तैयारी भी कर रहे हो साथ में, तो वो उसके 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। आप इतनी कम एज में सेलेक्ट हो रहे हो, नौकरी ले रहे हो, मामूली बात नहीं है। लोग बहुत लंबे समय तक तैयारी करते हैं, तब मेंस पास करके इंटरव्यू तक आते हैं। तो घबराने की तो आपको वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो घबराहट को वहीं छोड़ के जाइएगा जब इंटरव्यू देने जाइएगा, बाहर। 20 मिनट के लिए मत घबराइएगा, उसी पे काम हो जाएगा। ये आपका पहला मॉक था। जी मैम। इसीलिए अब आप जब वहाँ जाएंगी या कहीं और मॉक देने जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके लिए सुधर जाएंगी।
जब आप एंट्री की परमिशन लेंगी तो जो भी व्यक्ति चेयर कर रहा होगा उससे एंट्री की परमिशन लीजिएगा, चेयर के पास आइएगा, अभिवादन करिएगा, बैठने को कहा जाए बैठिएगा और फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। गणित के बारे में आपने जो बात बताई बाद में, जो मुझे आपको टोकना पड़ा कि अच्छा किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, है ना, वो एबेल पुरस्कार की आप बात कर रही थी, तो वो सब थोड़ा सा याद रखिएगा कि दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैथ सामान्य तौर पर बहुत एक ऐसा विषय है कि कोई भी व्यक्ति पूछेगा आपसे कि अच्छा ये बता दीजिए वो बता दीजिए, क्योंकि मैथ में बहुत डेप्थ पे जाके सवाल पूछने की गुंजाइश कम है, लेकिन इतिहास में है, क्योंकि इतिहास आपने जीएस में भी पढ़ा है है ना, तो इतिहास में सवाल इसलिए भी बनते हैं कि भाई जीएस में भी आप पढ़ते, सर ने वो जो महाजनपद और वो सब सवाल पूछे, सब सवाल रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे, तो एक बार देख लीजिएगा। ओके मैम। इंटरव्यू में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे ये आपको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है, ठीक है जी मैम। लेकिन हमारा काम होता है कि हम उस एस्पेक्ट पे चर्चा कर लें जो वहाँ पे संभावनाएं बन सकती है। जैसे कुकिंग की हॉबी से किसी व्यक्ति के अंदर कौन से पर्सनालिटी में कौन से गुणों का विकास होगा, आप इंटरव्यू के माहौल से बाहर निकलकर आप सोचिए कि जो व्यक्ति खाना बनाता है, मनी मैनेजमेंट और आपसी संबंध वो तो ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से गुण होते होंगे। पेशेंस आता है सबसे पहले, जी अगर चावल 3 सीटी में बनता है तो 3 ही में बनेगा, आप चाह के भी उसको 1 सीटी में नहीं पका सकते, तो उतना धैर्य आपके अंदर विकसित होता है कि नहीं कि इतने में ही होगा, है ना। बैलेंस आता है, आपको पता होता है कौन सी चीज़ किस मात्रा में किस उसमें डाली जाए तो वो चीज़ अच्छी बनेगी, जिसको कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी इस्तेमाल करेंगे कि कितना आपको विनम्र रहना है, कितना आपको मुखर होना है, कितना गुस्सा करना है, कितना प्रेम से डील करना है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें, ये जो सवाल पूछे जाते हैं उसका मकसद बच्चे को परेशान करना नहीं होता है, सिर्फ ये देखना होता है कि बच्चा किस हद तक सोच सकता है। या जो मैंने आपसे रेसिपीज़ की बात की, अगर उसको कहीं लिख दिया जाए, आपके घर में आपकी दादी माँ एक डायरी में चीज़ें लिखती रहे, आपकी मम्मी को दे दें, फिर आपकी मम्मी अगली पीढ़ी को दे दें, फिर वो अगली पीढ़ी को दे दें, तो वो चीज़ें संरक्षित रहेंगी और सदियों तक चलती रहेंगी, और हमारी तमाम सारी रेसिपीज़ हैं जो खो गई, अब बनती ही नहीं है ना। तो उस तरीके के सवाल थे। और आकांक्षी जिले आपने ठीक बताए कि कौन बनाता, वो भी ठीक बताया। कालक्रम विभाजन में आपने थोड़ी सी गलती की थी, उसको आप चेक कर लीजिएगा। और इतिहास है तो हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं वो कोशिश करिएगा कि वो गलत ना हो। 5 सांस्कृतिक प्रतीक, 5 ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन कौन सी साइट्स आती हैं, महिला आरक्षण बिल, G20 और आपका चंद्रयान, ये 3 पिछले साल के मुख्य वो हैं, इनको पढ़ के जाइए जी मैम। ठीक है। अगर आप इतना कर लेंगी तो बातचीत का आपका लहजा ठीक था। समस्या यही थी कि आप रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो आप घबरा रही थी, और घबराहट में तो प्रदर्शन वैसे भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप घबराएंगी नहीं तो आप अच्छा करेंगी जी मैम। ठीक है। कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, थैंक्स। सेटिस्फाइड हैं? जी मैम। ठीक है, तो जो सलाह हमने आपको दी, आप मेंस आपका कैसा रहा है? मेंस अच्छा किया आपने? जी मैम। पहला मेंस था ये आयोग में? नहीं मैम, पहले लिखा है, तब तो आप तुलनात्मक रूप से समझ पा रही होंगी कि पिछली बार की तुलना में कैसा रहा। नहीं, इस बार ज्यादा अच्छा है ना। तो अगर आपका मेंस अच्छा है तो आप निश्चिंत होकर जाइए, आप इंटरव्यू में अच्छा करेंगे, और ईश्वर चाहेंगे तो आप सफल भी जरूर होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप जा सकते। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।